मंत्री भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आई या नहीं? जेनजी में उबाल पैदा करने वाले नेपाल के उन नेपो किड्स के वीडियो जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। भारत के पड़ोस में नेपाल जिस तरह से उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, उसमें 3 दिनों के असमंजस के बाद आज आखिरकार कई बड़े फैसले हुए। जेनजी ने तख्ता पलट तो कर दिया था, लेकिन 3 दिन से सहमति नहीं बन पा रही कि नेपाल को इन हालात में लीड कौन करेगा, नया पीएम बनेगा कौन। अब आखिरकार यह फैसला हो गया कि सुशीला कार्की नेपाल की नई प्रधानमंत्री होंगी। सुशीला कार्की का पीएम बनना भारत के लिए अच्छी खबर है या नहीं, यह आज आपको बताऊंगा। लेकिन आज नेपाल में यह फैसला हुआ कि वहां की संसद को भंग कर दिया गया। सुशीला कार्की अंतरिम सरकार चलाएंगी, क्योंकि तख्ता पलट के बाद से सरकार नाम की कोई चीज तो रही नहीं। सब कुछ इस वक्त सेना संभाल रही है। लूटपाट आगजनी के माहौल के बीच नेपाल में जरूरी था कि कोई नेता सामने आए, कोई अंतरिम सरकार बने जो नेपाल में उस नए पॉलिटिकल सिस्टम पर आगे बढ़े जिस नए पॉलिटिकल सिस्टम की मांग नेपाल के जेनजी कर रहे हैं। पुराने सिस्टम पर तो जेनजी को भरोसा नहीं, क्योंकि इस सिस्टम ने नेपाल को तबाह करके रख दिया। यह वही जेनजी है जिसने 3 दिन पहले ओली सरकार को उखाड़ फेंका था और मंत्रियों नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। नेताओं के आलीशान घरों को आग लगा दी थी, संसद भवन से लेकर सरकारी इमारतों तक को फूंक डाला। अब नई पीएम सुशीला कार्की से नेपाल के युवाओं को करप्शन फ्री सरकार की उम्मीद होगी, क्योंकि जेनजी आंदोलन की जड़ ही नेपाल के मंत्रियों और राजनेताओं का करप्शन था। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद भी नेपाल के नेता खुद को राजा महाराजा समझ रहे थे और अपने राजसी ठाट बाट को मेंटेन करने के लिए जमकर भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिसकी पोल उन नेताओं के बच्चे यानी नेपो किड्स खुद खोल दे रहे थे और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी की रील्स बनाकर नेपाल के बेरोजगार युवाओं को चिढ़ा रहे थे। अपनी विदेश यात्राओं पर मौज मस्ती के वीडियो पोस्ट करके नेपाल के युवाओं की बेरोजगारी का मजाक बना रहे थे। नेपाल में इतने बड़े विद्रोह का बैकग्राउंड नेपो किड्स की लग्जरी लाइफस्टाइल के शो ऑफ ने तैयार किया। नेपाल में कई महीनों से सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपो किड्स ट्रेंड कर रहा था, जिसमें युवा नेताओं के बच्चों के महंगे कपड़े, विदेशी यात्रा, लग्जरी कारों को दिखाते हुए अपने गुस्से का युवा इजहार कर रहे थे। आज आपको नेपाल के उन नेपो किड्स के बारे में वो डिटेल दिखाऊंगा जो आपने अब तक नहीं देखी, जिनके शो ऑफ से नेपाल में इतने बड़े विद्रोह का बैकग्राउंडर तैयार हुआ। आपको यह भी बताऊंगा कि नेपाल के नेता अपने बच्चों को ऐश करवाने के लिए कैसे नेपाल के युवाओं का हक छीन रहे थे। लेकिन पहले नेपाल के नेपो किड्स की अय्याशी और उसके खिलाफ जेनजी के गुस्से की एक झलक देखिए। नेपाल के जेनजी आंदोलनकारियों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह यह थी कि नेपाल में राजशाही साल 2008 में खत्म हो गई, लेकिन नेपाल के मंत्रियों और नेताओं के बच्चों के राजसी ठाट-बाट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए नेपाल के युवाओं का गुस्सा नेपो किड्स पर भी फूट पड़ा। नेपाल में सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाली नेपो किड का नाम है श्रृंखला खातीवाड़ा, जो नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विरोधी खातीवाड़ा की बेटी है। उनकी मां भी विधायक हैं। 29 साल की श्रृंखला 2018 में मिस वर्ल्ड नेपाल रह चुकी है। वो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती है। उनकी एक एक रील, एक एक वीडियो आप देखते जाइए। आप नेपाल के इस नेपो किड की ये रील देखिए, जिसमें उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का पता चलता है। श्रृंखला नेपाल में कम और विदेशी यात्राओं पर ज्यादा रहती थी। लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पर घूमते हुए रील्स पोस्ट किया करती थी। अब नेपाल के युवाओं को आग लग रही थी कि भाई हम तो यहां बेरोजगार बैठे हैं, ये देखिए कहां घूम रही है। श्रृंखला खातीवाड़ा जैसे नेपो किड्स की लाइफस्टाइल देखकर ही नेपाल के जेनजी का सब्र जवाब दे रहा है। विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले श्रृंखला के इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स थे, जो अब तेजी से घट रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर को भी जला दिया गया। देउबा और उनकी पत्नी को पीटा गया था, जिनकी बहू शिवना श्रेष्ठा भी सोशल मीडिया पर अपनी रईसी का खूब प्रदर्शन करती थी। नेपाल के जेनजी के निशाने पर थी। शिवना की शादी पूर्व पीएम देउबा के बेटे जयवीर सिंह से हुई, जिनकी आलीशान शादी के वीडियोज ने नेपाल के जेनजी के गुस्से को और बढ़ा दिया, जो सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि देखो नेपाल के टैक्स पेयर्स के पैसों को नेपो किड्स की शादियों पर कैसे लुटाया जा रहा है। नेपाल के पूर्व पीएम देउबा के बेटे और बहू की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो बहुत ही शानदार जिंदगी बिताते दिख रहे हैं। लग्जरी होटल, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े, कैंडल लाइट डिनर चल रहा है। नेपो किड्स के ऐश की तस्वीरें नेपाल के युवाओं के मन में नफरत के बीज बो रही हैं। नेपाल के एक और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के खिलाफ भी नेपाल के युवा प्रचंड गुस्से में, जिन्होंने अपनी पोती स्मिता बहल की शादी दिसंबर 2024 में और शादी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया। शादी के जो वीडियो आए थे उन्हें देखकर सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। नेपाल की नेपो किड स्मिता दहल भी अपने महंगे लाइफस्टाइल के लिए सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रही। महंगे महंगे लग्जरी ब्रांड्स के हैंडबैग,
उसके साथ तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं। नेपाल के पूर्व कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे सौगत थापा का तो अलग ही जलवा है, जो लग्जरी सामान के साथ अपनी लैविश लाइफ का सोशल मीडिया पर जमकर शो ऑफ करते हैं। प्रोटेस्ट के दौरान सौगत थापा की एक तस्वीर खूब चर्चा में आई, जिसमें उसने क्रिसमस मनाने के लिए अपने महंगे ब्रांडेड जूतों के डिब्बों से पूरा का पूरा क्रिसमस ट्री बना दिया। इतना जूता है भाई के पास। इससे लोगों ने कहा कि इसकी अय्याशी और ऐश भरी जिंदगी का पता चलता है कि जूते के डब्बे इतने हैं कि उससे क्रिसमस ट्री बना दिया भाई। नेपाल के बाकी नेपो किड्स की तरह नेपाल के पूर्व कानून मंत्री का बेटा भी अपने महंगे शौकों की रील्स बनाकर नेपाल के युवाओं को चिढ़ा रहा था। नेपाल में नेपो किड्स की लग्जरी लाइफस्टाइल को देख देखकर नेपाल के जेनजी का पारा चढ़ा हुआ। जेनजी खुलकर सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि भ्रष्ट नेता देश को लूटकर अपने बच्चों को अय्याशी करवा रहे हैं। नेपाल के एक न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री की सैलरी सिर्फ 77,280 रुपए, जबकि नेपाल में एक मंत्री की मासिक सैलरी 72,310 रुपया है। मुख्य विपक्षी दल के नेता की तनख्वाह 72,310 रुपया। नेपाल के राज्य मंत्री को हर महीने करीब 69,000 रुपए की सैलरी मिलती है और सांसदों को तो 66,530 रुपया। पब्लिक पूछ रही है कि इनमें से किसी की सैलरी लाख रुपया के पार नहीं है, तो इनके बच्चे ऐसे लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे जी रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा इन्होंने महल कैसे बना लिया? जाहिर है इतनी कम सैलरी में तो सिर्फ सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन हो सकता है, लेकिन नेपाल में सिर्फ मंत्री ही नहीं, नेताओं और सांसदों की जिंदगी भी ऐश में कट रही है। और यह कैसे मुमकिन हो रहा था, इसका पता ग्लोबल वॉच की रिपोर्ट से पता लगता है, जिसके मुताबिक नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली के स्विट्जरलैंड के एक बैंक में 41 करोड़ रुपए जमा है। पूर्व पीएम पुष्पकमल दहल की दुबई में करोड़ों रुपए की संपत्ति है। नेपाल के कई नेताओं और मंत्रियों ने दूसरे देशों में करोड़ों अरबों रुपए का निवेश किया हुआ है। नेपाल के युवाओं का यही तो आरोप है कि भ्रष्टाचार के इसी पैसे से नेता अपने बच्चों को अय्याशियां करवा रहे हैं। लेकिन जब जेनजी की सहमति से नेपाल में नई सरकार का गठन हो गया, सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। सुशीला कार्की कौन है, आपको यह भी जानना चाहिए। देखिए, यही शपथ ले रही है। सुशीला कार्की ने 1975 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था। 73 साल की सुशीला कार्की 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार सख्त बयान दिए। सुशीला कार्की का नेपाल का नया पीएम बनना भारत के लिए अच्छी खबर है या नहीं, यह भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में उनके भारत विरोधी रुख ने भारत नेपाल के संबंधों में बड़ी दरार डाली थी। लेकिन सुशीला कार्की के आने से भारत नेपाल के लिए बड़ा मौका है कि वो अपने संबंधों को मजबूत करें। सुशीला कार्की खुद कह चुकी हैं कि वो पीएम मोदी का सम्मान करती हैं और भारत के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाने की इच्छा रखती हैं। सुशीला कार्की ये भी कह चुकी हैं कि नेपाल और भारत के आम लोगों के बीच सदियों से दोस्ती, भाईचारा और सम्मान रहा है, जिसे मजबूत किया जा सकता है। पहले नेपाल के पीएम ओली चीन के प्रभाव में भारत का विरोध करते थे, लेकिन सुशीला कार्की से उम्मीद होगी कि वो भारत से रिश्तों को तरजीह देंगी। लेकिन अब आज की डेट में कौन नेता क्या निकल जाए, बाद में कहा नहीं जा सकता। फिलहाल उम्मीद है कि भारत से नेपाल के संबंध पहले की तरह बेहतर, लेकिन अब उस रिश्तों के खजाने में क्या है, ये तो भविष्य बताए। फिलहाल आपको अगला चैप्टर बताता हूं कि मथुरा के बांके बिहारी के खजाने में क्या है। 54 साल बाद खुलने जा रहा मथुरा के बांके बिहारी का खजाना, क्या क्या निकलने वाला है, कितना सोना, कितना चांदी, कितने जवाहरात। बांके बिहारी के खजाने की चकाचौंध हैरान कर देगी क्या, अब इसका चैप्टर। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बांके बिहारी मंदिर के एक तहखाने में खजाना भी है, जो तहखाना पिछले 54 साल से खुला ही नहीं। कोई नहीं जानता कि इस तहखाने में कितना खजाना है और खजाने में क्या क्या है। अब 54 साल के बाद ऐसा दिन आया है कि बांके बिहारी मंदिर का तहखाना खुलेगा और खजाना सामने आएगा। इस खजाने में क्या क्या कीमती सामान है, इसकी पूरी लिस्ट बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। खजाने में कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितने हीरे और जवाहरात हैं, एक एक चीज का वजन किया जाएगा और उसकी कीमत का पता चलेगा। पूरी लिस्ट तैयार होगी। इससे पहले साल 1971 में आखिरी बार बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोला गया था, इसलिए इस नई लिस्ट को पुरानी लिस्ट से मिलाया जाएगा ताकि यह चेक किया जा सके कि इस खजाने में कोई घपला तो नहीं कि हुआ है। आज पाठशाला में बांके बिहारी मंदिर के खजाने से जुड़ी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कर लीजिए और मंदिर का खजाना देखकर कैसे आंखें चौधिया जाएंगी, उसकी एक झलक देखिए। बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुलने की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, यह भी आपको बताता हूं। दरअसल जब 11 साल पहले केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने का तहखाना खुला,
तो देश ही नहीं पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि मंदिर के तहखाने में बंद खजाने में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के सोने चांदी के सिंहासन, छत्र, मुकुट, आभूषण, सिक्के और हीरे जवाहरातों के ढेर मिले। इसी तरह जब पिछले साल जुलाई में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तहखाने को खोला गया तो वहां भी सोने चांदी के आभूषणों, सिक्कों और दूसरे चढ़ावे को ले जाने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े बक्से लगाने पड़े। अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि बांके बिहारी मंदिर के तहखाने का खजाना खुलेगा तो उसमें से क्या क्या निकलेगा, क्योंकि यह तहखाना 54 साल बाद खुलने जा रहा है। मंदिर के सेवायतों यानी बांके बिहारी के सेवा में पीढ़ियों से जुटे परिवार वालों के मुताबिक उनके पास रखे पुराने कागजात में खजाने में रखे जिन बेशकीमती सामान का जिक्र है उसमें पन्ना जड़ा हुआ सोने से बना मोरनी हार शामिल है, जिसे काफी दुर्लभ बताया गया है। नवरत्नों से भरा हुआ स्वर्ण कलश है। सहस्त्र फणी यानी सैकड़ों फनों वाला शेषनाग, जिसे चांदी से बनाया गया है। हीरे जवाहरात से जड़ी हुई सोने की छड़ियां और बांसुरी, सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर, कीमती आभूषण और गहने शामिल हैं। इसके अलावा भरतपुर, करौली, ग्वालियर जैसी रियासतों से मिले दान सेवा पत्र भी रखे गए। बांके बिहारी मंदिर के तहखाने का रास्ता श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के सिंहासन के नीचे बने एक सीक्रेट रास्ते से होकर जाता है। यह रास्ता करीब 12 सीढ़ियां उतरने के बाद बना हुआ है। श्री बांके बिहारी मंदिर से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। हम वृंदावन में मौजूद हैं और ये देखिए आप मेरे पीछे श्री बांके बिहारी मंदिर देख रहे हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जहां पर विराजमान है उनके सिंहासन के ठीक नीचे ही ये तोशित खाना है और वहीं पे पूरा का पूरा जो खजाना है वो मौजूद है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो दीवार आप सामने देख रहे हैं, गेट नंबर 1 के सामने निकासी द्वार जो है वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जहां बांके बिहारी विराजमान है उनके सिंहासन के ठीक नीचे जो है वो एक तोशित खाना है और उसी के अंदर जो खजाना है वो मौजूद है। श्री बांके बिहारी मंदिर में खजाने का रास्ता सीक्रेट रखे जाने की वजह भी मंदिर के पुजारियों ने बताई। पुजारियों के मुताबिक ब्रिटिश शासन के दौरान श्री बांके बिहारी मंदिर के खजाने में 2 बार चोरी की कोशिश हुई। पहली बार साल 1926 में और फिर उसके बाद 1936 में। इसी के बाद से श्री बांके बिहारी मंदिर के तहखाने में बने लोहे के गेट को मोटी मोटी जंजीरों से बंद कर दिया और गुप्त दान को तहखाने तक पहुंचाने के लिए श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के पास से ही एक छोटा सा रास्ता बना दिया गया और मंदिर में खजाने की सार्वजनिक तौर पर चर्चा बंद कर दी। धीरे धीरे लोग मंदिर में छुपे खजाने की बात को भी भूल गए। अब देखिए, जब श्री बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुलने वाला है तो हमारे सहयोगी ने मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं से खजाने के बारे में सवाल पूछा। ज्यादातर श्रद्धालुओं ने इसकी जानकारी होने से भी इनकार किया। आप लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ जी। आपको जानकारी है यहाँ बांके बिहारी में खजाना भी है नीचे? नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी कभी पता नहीं कर पाए? नहीं, कभी पता नहीं। आपको पता था कि यहाँ जानकारी खजाना है इसके बारे में? नहीं, जानकारी नहीं थी। देखिए यहाँ लोग हैं, इनको पता नहीं है। आपको जानकारी थी यहाँ पे खजाना है? नहीं, हम तो दर्शन करने आए दर्शन नहीं। कभी सुना था आपने यहाँ? नहीं। अच्छा, आप लोग भी दर्शन? श्री बांके बिहारी मंदिर के खजाने का रहस्य तो जल्दी ही खुल जाएगा। मंदिर में खजाना कब बनाया गया और कब कब खुला ये भी आपको बताता हूं। श्री बांके बिहारी मंदिर कमेटी के सदस्य आचार्य दिनेश गोस्वामी के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण साल 1864 में भरतपुर के राजा रतन सिंह ने करवाया। राजा रतन सिंह ने ही बांके बिहारी जी के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए मूर्ति के नीचे तहखाना बनवाया। आखिरी बार जब साल 1971 में खजाना खोला गया उस वक्त खजाने से कई कीमती आभूषण और गहनों की लिस्ट बनाकर एक बक्से में सील करने के बाद बैंक के लॉकर में जमा करवा दिए गए। इसके बाद साल 2002 और 2004 में मंदिर समिति ने खजाने को खोलने की कोशिश की लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाई। अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर 54 साल के लंबे इंतजार के बाद श्री बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुल क्यों रहा है। दरअसल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने का फैसला हुआ है, जिसके लिए जमीन मंदिर के खजाने से खरीदी जानी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह साफ कर चुका है कि सिर्फ जमीन खरीदने के लिए ही बांके बिहारी मंदिर के खजाने का इस्तेमाल किया जा सकेगा। श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर करीब 5 एकड़ के एरिया में बनना है और इस पर करीब 500 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। यह खर्च कॉरिडोर के लिए जमीन के अधिग्रहण पर किया जाएगा। जमीन के अधिग्रहण में जिनके मकान और दुकान आएंगे उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। यूपी सरकार ने 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह कहा था कि भीड़ को कंट्रोल करने, मंदिर में भक्तों के लिए बेहतर होल्डिंग एरिया और कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर के नाम 5 एकड़ जमीन खरीदी जानी है। यूपी सरकार ने कोर्ट में यह भी जानकारी दी थी कि श्री बांके बिहारी मंदिर में हर रोज 40 से 50 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वीकेंड पे आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच जाता है और त्योहारों पर तो 5 लाख श्रद्धालुओं के पार चला जाता है।
कॉरिडोर बनने के बाद श्री बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचना, दर्शन करना कितना आसान हो जाएगा, इसे समझने के लिए आपको बांके बिहारी मंदिर में जुटने वाली भीड़ की तस्वीर देखना चाहिए। कितना कंजेस्टेड एरिया है और भीड़ वाला इलाका है। कॉरिडोर बनने के बाद सीधा रास्ता तैयार हो जाएगा। 2022 में भीड़ के कारण हुई भगदड़ में कुछ श्रद्धालुओं की जान भी चली गई, जिसके बाद श्री बांके बिहारी मंदिर में बेहतर बुनियादी ढांचे की जरूरत महसूस की गई थी। क्योंकि आप देखिए, बहुत संकरा इलाका है, जहां जब सोचिए हजारों लाखों श्रद्धालु पहुंच जाते हैं तो किसी भी वक्त कुछ हादसा ना हो जाए, इसका डर लगा रहता है।